पॉलिसी ने जो डिसाइड किया कि रेट जो है वो 11% पे मेंटेन किया जाए। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और मैं बस ज़्यादातर चीज़ें हमने जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी मेंशन कर दी हैं, बट मैं 2-3 चीज़ें आपको जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि पिछले साल हमारा जो इन्फ्लेशन था, जो फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा, जो कि हमारे जो रेंज है जो हमने डिसाइड की हुई थी स्टेट बैंक की तरफ से टारगेट वो, और गवर्नमेंट का भी वही टारगेट था 5 to 7%, तो उससे स्लाइटली नीचे की साइड पे था, बट वाज क्लोज टू द टारगेट। जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने उसकी प्रोजेक्शन है वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन जो इसमें जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे ओबियसली एक तो फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक पिछले साल जो है वो कमी आई, और उसके साथ साथ जो है वो जो कोर इन्फ्लेशन है जो कि ज़्यादा स्टैटिक रहता है और उसमें कमी कम होती, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता पिछले साल के अंदर कमी आई, और जो पिछला महीना था जून का महीना उसमें ये कम हो गए तो अब 7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन, और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। तो आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ और ये तकरीबन 0.3% के करीब आके तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया, और पिछले 2 माह में मई और जून के अंदर इसमें इजाफा हुआ है, और आगे भी हम देख रहे हैं कि इसका अगले साल जो है वो थोड़ा शुरू में कम इजाफा है, उससे आगे थोड़ा ज़्यादा इजाफा है, बट इसका नॉर्मल जो स्टांस है हमारा वो वही रहेगा। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि चूँकि एनर्जी प्राइसेस अभी रिसेंटली कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हुई हैं और आगे चल के बेस इफ़ेक्ट जो है वो उसका भी वो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उसका भी इम्पेक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कमेटी ने ये डिसाइड किया, और उसके अलावा बाकी के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें ख़ासकर जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट की हमारी सिचुएशन है उसको भी रिव्यू किया, और उसके बेस पे कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इस कमेटी में इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। ख़ासकर एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको रिव्यू किया गया, और उसके अंदर रिसेंट जो चेंजेस आई हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। और आपने देखा होगा कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल जो 24 का साल था उसके मुकाबले में 25 में उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया। जो 24 के अंदर 53 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स थे, जो 2025 में बढ़ के तो तकरीबन 59 बिलियन जो है 59.1 बिलियन डॉलर्स वो हो गए। तो इसके अंदर जो ओवरऑल इंक्रीज़ था वो तकरीबन 11% के करीब था, 11.1%, लेकिन ज़्यादा जो इसमें देखने की बात है कि नॉन ऑयल इंपोर्ट्स में कैसे उसमें चेंज आया। तो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो 16% से बढ़े हैं, और ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसमें एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हुई है, और साथ में इकनॉमिक एक्टिविटी ने चूँकि पिकअप करना शुरू किया है तो उसमें अदर देन ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो भी काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया है। और साथ साथ जो है वो हमारे जो दूसरे करंट अकाउंट के हमारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें भी आया थोड़ा इजाफा हुआ है उसमें भी, लेकिन एक्सपोर्ट्स का इजाफा जो है वो काफ़ी कंटेन्ड है एज़ कम्पेयर टू रेमिटेंसेस। तो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं, जो कि वो रिलेटिवली कम थी, उसको मज़ीद जो है वो बेहतर होना चाहिए ताकि हम आप प्लस जाओ उसके डेफिसिट को कंटेन कर सकें। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी $8 बिलियन का इसमें इजाफा हुआ है। उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जो की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि बहुत सारे रेमिटेंसेस जो पहले हमारे इनफॉर्मल चैनल से आ रहे थे वो फॉर्मल चैनल में, बहुत सारे रेमिटेंसेस जो पहले हमारे इनफॉर्मल चैनल से आ रहे थे वो फॉर्मल चैनल में आने शुरू हुए हैं। उसमें गवर्नमेंट की स्कीम जो इंसेंटिव स्कीम आपको पता है कि हमने अनाउंस की हुई थी, उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट के जो डायनामिक्स हैं वो ओपन मार्केट के मुकाबले में जो इंटर बैंक की और एक्सचेंज कंपनीज़ की परफॉर्मेंस है वो भी उसमें भी काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल इसका नेट रिज़ल्ट हमारे पास ये निकला कि हमारे $8 बिलियन से
रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े हैं और उसी के नतीजे में हमारा इस साल जो है वो करंट अकाउंट जो फिस्कल ईयर 25 हुआ ख़त्म हुआ उसमें करंट अकाउंट जो है सरप्लस रहा। हमारा करंट अकाउंट आपको पता है कि 2022 के अंदर बहुत ही ख़राब हालत थी क्योंकि हमारा टोटल डेफिसिट उस वक्त $17.5 बिलियन का था। करंट अकाउंट डेफिसिट $17.5 बिलियन जो कि 4.7% ऑफ GDP था, तो बहुत ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब उसके बाद हमने जब ये मेजर्स लिए तो आपने देखा कि 23 के अंदर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई और ये तकरीबन 1% ऑफ GDP के बराबर आ गया। फिर आगे 24 के अंदर उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आई जो कि 0.5% ऑफ GDP के करीब है और इस साल जो है जो अभी ख़त्म हुआ है इसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय सरप्लस में कन्वर्ट हुआ और आपको याद होगा कि ये सरप्लस जो है वो हमारा कोई 14 साल के बाद जो है वो सरप्लस आया है और पिछले 22 साल का तकरीबन ये हाईएस्ट सरप्लस है। तो उसी की वजह से हमारी एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी स्टेबिलिटी आई और इसी की वजह से हम जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से इंटर बैंक मार्केट के अंदर हमने जो एक्टिविटी की और उसके नतीजे में हमने काफ़ी सारी जो बाइंग की तो उसमें हमारे रिजर्व्स के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और आपने देखा कि पिछले साल के जितनी हमारी डेट सर्विसिंग थी वो सारी की सारी ऑन टाइम हमने पेमेंट्स की और उसके बावजूद हमारे रिजर्व्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। तो हमारे रिजर्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे 9.4 बिलियन के करीब जून 2024 में वो बढ़ के इस साल 14.5 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हो गया था। तकरीबन उसमें $5 बिलियन का एक साल के अंदर इजाफा हुआ और ये इसके बावजूद इजाफा हुआ कि हमने पिछले साल तकरीबन $26 अरब की हमारी जो $26 अरब से थोड़ी ज़्यादा रिपेमेंट्स थी उसमें उसको सबको डील करने के बाद उसमें से बल्क जो तो रोल ओवर हुआ लेकिन हमने कहा कोई $10 बिलियन के करीब उसकी रीपेमेंट्स भी की। तो इस सब को डेट को रीपे करने के बावजूद हमारे रिजर्व्स में $5 बिलियन का जो है वो इजाफा हुआ और उसी की वजह से आपने देखा कि हमारा जो करंट अकाउंट के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा और साथ साथ हमारे जो FX मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही और गोइंग फॉरवर्ड भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे हमारी प्रोजेक्शन जो है वो शेयर करूंगा लेकिन इसका ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल्स जो हैं उसके सेंटिमेंट्स पे काफ़ी अच्छा असर रहा। आपने देखा कि हमने जितनी भी हमारी जो इंपोर्ट्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हों या दूसरी हमारी FX की रिक्वायरमेंट्स हों वो भी सब की सब जो है वो उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री ने उसको पूरा किया और इसी वजह से आप अगर देखें तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो 53 से बढ़कर अब जो है वो 59 बिलियन लास्ट ईयर में हो गए हैं और इस सब के बावजूद हमारे पास जो है इतना कुशन अवेलेबल था कि हमने उसमें से बाइंग की मार्केट से और अपने रिजर्व्स को बिल्डअप किया। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्रोथ के ऊपर बात कर लेता हूँ जो इकनॉमिक ग्रोथ है तो उसमें अगर आपको याद हो कोई 23 के अंदर हमारी उसमें कॉन्ट्रैक्शन थी थोड़ी, फिर 24 के अंदर जो है वो ग्रोथ ने थोड़ा सा पिकअप किया लेकिन वो रिलेटिवली लोअर साइड पे थी। लास्ट ईयर जो है वो तो हमारा ग्रोथ का एस्टीमेट जो अभी एस्टीमेटेड फिगर्स हैं PBS की तरफ से भी एस्टीमेट है तो 2.7% जो है वो पिछले साल में एस्टीमेटेड ग्रोथ है। इस साल के मैं आप ग्रोथ के रिलेटिवली लो होने की रीज़न गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अभी इस अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान सामने आया है और नए माली साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया गया है। आबिद सुलेहरी साहब मुआशी तजियाकार इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद इसी पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आबिद सुलेहरी साहब आपके वक्त के लिए। आबिद सुलेहरी साहब, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से ज़ायद रही, ये गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक कहा जा रहा है और जो नया माली साल है कहा जा रहा है कि आशारियों में भी बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। क्या कहेंगे ये जो नए माली साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का आज ऐलान किया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा साहिब फैसला है। जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है शरह सूद वो सिर्फ महंगाई को कंटेन करने के लिए ही नहीं होती बल्कि रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए भी ज़रूरी होती है। अगर आज शरह सूद में कमी की जाती तो उसका जो प्रेशर रुपए की कीमत पे आता, जो कि हमने देखा पिछले चंद हफ्तों से उसमें कुछ गिरावट आई थी, गो के गुज़श्ता 3-4 रोज से कुछ बेहतरी हुई है। लेकिन अगर शरह सूद में कमी होती तो उसका प्रेशर रुपए पे आ रहा होता क्योंकि लोग
फिर अपनी सेविंग बैंक के से रखने की बजाय वो डॉलर खरीदने की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता, जो कि इस वक्त इकॉनमी के लिए बेहतर सूरत हाल नहीं है। दूसरा, जैसे हमने देखा कि पिछले 15 वार्डों में तेल की कीमतों में जो इजाफा देखने में आया है, जिससे कि थोड़ा सा महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो भी बढ़ने का खदशा है। गवर्नर स्टेट बैंक ने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के जो था उसके बाद मतलब महंगाई मजीद बढ़ेगी? देखिए, महंगाई जो है वो चूंकि पिछले साल महंगाई में कीमतों में इजाफे की शरह में कमी हुई थी, लिहाजा इस साल उसमें जब आप मुकाबला करेंगे पिछले साल से तो थोड़ा सा आपको इजाफा होता हुआ नजर आएगा। जब आप जो है कंपैरिजन करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो उसमें इजाफा होगा, और इसको कंटेन करने के लिए बड़ा जरूरी था कि ये जो कुशन इस वक्त मिला है स्टेट बैंक को, इसको ज़ाया ना किया जाए, बल्कि जो इस वक्त शरह सूद है उसको 11 पे रखा जाता, ताकि 2 महीने बाद देखा जाए कि चीज़ें जो है वो किस पे इख्तियार करती हैं। ठीक है, अभी भी यही कहा जा रहा है गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से आबिद साहब के महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है, तो दैट्स मीन कि एक आम जो आदमी है, आम सारिफ है, उसको रिलीफ तो नहीं मिलेगा, उसके लिए तो महंगाई बढ़ रही है। बेशक एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, तरसीलातें ज़र बढ़ी हैं, गुज़श्ता माली साल की निस्बत ये भी कहा जा रहा है तकरीबन 30 अरब डॉलर्स जो रही हैं, तो ये तमाम तर अगर सूरत हाल रही है, बर वक्त अदायगियाँ भी की जाती रही हैं, तो इसके बावजूद आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला। जब शरह खरीद जो है कुव्वत खरीद उसमें इजाफा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कीमतें जो हैं वो तो खाने पीने वाली अशिया की सीजनल हैं, वो बढ़ती हैं कम होती हैं। चीनी का जैसा आजकल क्राइसिस है, ये ऊपर जाता है, फिर इसका रेट जो है आप देखेंगे कि नीचे आ जाएगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि सारे इशारिया बढ़ने से अगर रोजगार पैदा हो रहा है या अगर शरह जो सर आप हमारे साथ ही रहेगा। SM तनवीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, आप भी मुआशी तज्जियाकार हैं, उनसे भी उनकी राय भी हम ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया SM तनवीर साहब। SM तनवीर साहब, अगले 2 माह के लिए स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। अभी आबिद सुलहरी साहब कह रहे हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी, एक आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिल रहा, आम आदमी तो पहले ही परेशान है। क्या मतलब आप देख रहे हैं? हो गई है ये, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें सिंगल डिजिट हो जाएगा, 9 पे लेकर आ जाएंगे, अल्टीमेटली अगले 4-6 महीने में इसको 6% पे लेकर आना है। इतना हाई सूद देने का रीजन क्या है? सबसे बड़ी बोरर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद है। 76 ट्रिलियन रुपए की बोरिंग की हुई है। 8.5 ट्रिलियन तो उन्होंने अपने बजट में रखा हुआ है। जी जी। 6% सूद कर दें तो 3.5 ट्रिलियन रुपीज ये गवर्नमेंट अपना सेव करती है। यहाँ पर बैंकों को 3.5 ट्रिलियन दे के फिर टैक्स की सूरत में इंडस्ट्री से ले लेते हैं। इंडस्ट्रियां चल नहीं रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, यहाँ पर लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी बूम एंड बर्स्ट साइकिल आ जाएगा। जब 6% सूद था 2022 में तो इकॉनमी बूम की और उसके बाद बर्स्ट हो गई। हम इनको बता रहे हैं बर्स्ट इसलिए हुई कि 2022 में 3.5 बिलियन डॉलर की आपने कोविड की वैक्सीन मंगाई थी। जी जी। रशिया की वॉर हो रही थी जिसकी वजह से ऑयल बढ़ गया था। आपके सूद कम करने से ऑयल की कीमत दुनिया में नहीं बढ़ती है। तो उसको अंडरस्टैंड करें और उसको नीचे लेकर आए। इतनी महंगाई होती जा रही है, पूरे रीजन में इस वक्त 4-5-6% बैंक इंटरेस्ट है, आपका एवरेज इन्फ्लेशन भी 4% है। फिर किस बात के लिए इसको 11 पे रखा हुआ है? जब एवरेज इंटरेस्ट आपका इन्फ्लेशन 4 है तो आप उससे 5 कर लें, 5.5 कर लें, 6% कर दीजिए। इतना हाई बैंक इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट खुद अपनी जेब से अपने पैसे भर रही है, वो फिर जाके डेफिसिट आम आवाम से, इंडस्ट्री से पूरा कर लेती है। तो कैसे इकॉनमी चलेगी? बिजली हाईएस्ट रेटों पर है, इंटरेस्ट हाईएस्ट रेटों पर है, टैक्स हाईएस्ट रेटों पर है। जो बच्चे सारे छोड़ के मुल्क से बाहर जा रहे हैं हमारे। एग्जैक्टली मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, इसी तरफ आना चाह रही थी मैं। SM तनवीर साहब, ग्रोथ रेट फिर किस तरह से ये लोग कहते हैं कि बढ़ेगा? सनतकार जो हैं वो परेशान हैं, सनतें बंद हैं, बिजली महंगी है, पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं, तो फिर जो सनतकारों ने शरह सूद में कमी का मुतालबा किया था उसको भी कहते हैं जी कि हमने मुस्तरद कर दिया है। तो फिर ग्रोथ रेट किस तरह से बढ़ेगी अगर आप तमाम मुतालबात को मुस्तरद करते हैं, अपनी मनमानियाँ, अपनी मर्जियाँ की जा रही हैं? किस तरह से मतलब फिर सूरत हाल कंट्रोल में आएगी?
पॉसिबल ही नहीं है, बढ़े कहाँ से बढ़ेगा? मुझे पता है ना, जब रीजनली हम कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। मैंने दुनिया में जो माल बेचना है तो मैंने बांग्लादेश से मुकाबला करना है, चाइना से करना है, इंडिया से करना है, वियतनाम से करना है, श्रीलंका से करना है। जब वहां पर बिजली सस्ती है, वहां पे इंटरेस्ट रेट सस्ता है, उनके टैक्सेशन सिस्टम सस्ते हैं और फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यहाँ तो हर चीज में जाके हम फंस जाते हैं, हम निकल ही नहीं सकते हैं। एक गलत पॉलिसी गवर्नमेंट की बन जाए, उसको कम कराने में, चेंज कराने में, उनको समझाने में 1.5 साल लग जाता है। यहाँ तो अजीब सा माहौल है बहुत। मैं बिल्कुल आई एम वेरी वरीड जी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार ये 9% पे इंटरेस्ट लेकर आएगी और मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये क्या किया। अच्छा सर, ये जो अगले 2 माह के लिए स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है, डेफिनेटली महंगाई जो है बढ़ने जा रही है। पाकिस्तान का जो एक कॉमन मैन है वो मजीद परेशान होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है। और अभी ये कहा जा रहा है, गवर्नर स्टेट बैंक किसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है वो मई और जून में सिर्फ बढ़ी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 6 महीने से महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है आपके सामने, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मुझको ये पता है ना, जब हाईएस्ट इंटरेस्ट रखेंगे तो आपका करेंसी डिवैल्यू हो जानी है। ये क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि ये करेंसी फिर 300 की जगह चल पड़ेगी डॉलर आपका, तो आपकी महंगाई तो खुद ही बढ़ जाएगी, इंपोर्ट महंगी पड़ जाएगी हर चीज को। तो ये तो एक बैलेंस रखना है ना, यहाँ पर बैलेंस है ही नहीं है। ठीक, बैंकों को नफा दे रहे हैं जितना चाहे बैंक को कमा ले, बस मुल्क बर्बाद हो जाए, इंडस्ट्री बर्बाद है। आपको पता है आर्मी का जो पूरा का पूरा बजट है वो 2.5 ट्रिलियन का, और हम 8.5 ट्रिलियन रुपए सूद में पे कर रहे हैं। क्या हो गया हमारे को? हम तो समझ रहे थे जंग करने के बाद अब हम। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपकी राय मजीद हम लेंगे आपसे। इस वक्त जफर मोतीवाला हैं, मुआशी तजियाकार, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जफर मोतीवाला साहब आपका। जफर मोतीवाला साहब, ये जो अभी गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जा रहा है, इसमें एक ये भी वजाहत दी जा रही है कि सनतकारों ने जो शरह सूद में कमी का मुतालबा किया था और उसको हमने मुस्तरद कर दिया है। मजीद के एक कॉमन मैन तो पिसेगा ही, अब सनतकार जो है, सनतें ऑलरेडी बंद हैं, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें आपके सामने, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मुझे नहीं आ रहा कि हुकूमत एक तरफ बोल रही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है, जबरदस्त किस्म का कंट्रोल हुआ है, सब पेरिशेबल आइटम है नीचे आ गई हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, फिर इंटरेस्ट रेट क्यों कम नहीं कर रहे हैं? देखिए, इंटरेस्ट रेट जब 22% था वो तो फीजेबल ही नहीं था, लेकिन वो लोगों ने बर्दाश्त इसलिए किया कि पिछले कम इंटरेस्ट रेट में उनकी फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्री के नफे थे। अब वो नफे धुल गए इंटरेस्ट रेट बढ़ने के लिए ही, जो नफे थे ना अच्छे अच्छे बड़े बड़े, अब जो था इनको इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया तो एक खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई चलो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, ये सिंगल डिजिट की तरफ चला जाएगा, सिंगल डिजिट में फीजेबल हो जाती है तमाम इंडस्ट्री। अब जो है बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि या तो आप ये अपना नैरेटिव बदल दे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है, क्योंकि मुझे तो पता है और सारी दुनिया को पता है कि इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट फिगर दे रही है वो नहीं है, इन्फ्लेशन ऊपर है, आपके सामने है। आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी पेरिशेबल आइटम लेने जाते हो, चीनी का, अभी आपने खुद ऑयल का, फ्यूल का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, दाल का, ये सबके प्राइसेस पेरिशेबल आइटम में कहाँ कम हुए हैं? सर, हम तो कॉमन मैन की बात कर रहे हैं। इस वक्त आम आदमी जो खास तौर पे तनख्वाहदार तबका है, सबसे ज्यादा वही पिस रहा है। आप तनख्वाहदार तबके को देखें, तनख्वाहों पे टैक्स कट जाते हैं। अब सनतकार जो है वो अपना जो है उनका मसाइल खड़े हो गए हैं, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि शरह सूद को कम किया जाए, तो फिर ये जो कहते हैं कि मुआशी आशारियों में बेहतरी आई है, मजीद बेहतरी आएगी, किस तरह से, क्या मतलब इस पर आप ही कोई रोशनी डालिए, किस तरह से बेहतरी आती हुई आप देख रहे हैं? बेहतरी एक ही तरीके से आएगी। बेहतरी ये आएगी कि ये अपना इंटरेस्ट रेट कम करें, इंडस्ट्रियों को चलने दें। 22% जॉबलेसनेस हो गई है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। दूसरी ये है कि ये जो एजुटेशन चल रहा है थोड़ा सा कि भाई FBR पीछे पड़ी है, उसको बैक ऑफ करें, उसको सुकून से कहें कि भाई अभी वक्त नहीं है निचोड़ने और उसका करने का, आप थोड़ा इजी हो, इंडस्ट्री को चलने दो। अभी तो शुरुआत है। जब ये कहते थे पाकिस्तान को B- में ले आए CCC से, तो वो एक आपको इंडिकेशन देता है कि ये शुरू हुई है आपकी टर्न अराउंड। अभी पूरा टर्न अराउंड भी नहीं है, अभी तो हम चौरंगी फिरे भी पूरी घूमे नहीं है, आधे रास्ते हैं। अभी तो ये
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, आइसोलेशन में इकोनॉमी को चलाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, सॉफ्टवेयर को बढ़ा। अब आप देखें कि हम कह रहे थे कि आईटी में हम लोग बहुत आगे निकलेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा आईटी में, बल्कि इन्होंने आईटी के लिए जो मराद दी थी उस पर भी इन्होंने टैक्सेस और ये लगा दिए हैं। तो आईटी का एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगा? दुनिया तो आईटी का एक्सपोर्ट बढ़ा दिए। बेंगलुरु और जो हैदराबाद दक्कन है इंडिया का, वो आज से 20 साल पहले $10 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा था, अब तो $50 बिलियन का कर रहा है। हम वहीं पर 4 बिलियन पर बैठे हुए हैं। ठीक। तो आप इकोनॉमी को अपने पांव पर खड़ा तो होने दें, इंटरेस्ट रेट नीचे लाकर इकोनॉमी को खड़ा करो, एफबीआई को बैक ऑफ कराओ। 22% ये भी गलत फिगर है अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे हिसाब से 40% अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे पाकिस्तान में। और वो जो इंटेंसिव हार्वेस्टिंग कर रहे हैं कि भाई दादा जहाँ था 10 एकड़ पर, तो उसके 3 बेटे आए और उनके 2 बेटे और आए। ये सब उसी 10 एकड़ को खोद रहे हैं, उसी में अफजाइश अनाज उगा रहे हैं। Exactly. ये भी तो एक छुपी हुई वो हुई ना, एक कहते हैं ना कि छुपी हुई एम्प्लॉयमेंट हुई। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उन्होंने ज़राअत में भी बात की है इस पे। एसएम तनवीर साहब हमारे साथ हैं, उनकी हम राय ले लेते हैं। एसएम तनवीर साहब वो कहते हैं कि ज़राअत में तरक्की होगी, हम देख रहे हैं नमो में इजाफा होगा। किस तरह से इजाफा होगा, क्या कहेंगे इस पे, क्या कमेंट करेंगे आप? मैं बोलूंगा आपको, देखें ना, कनालें बन रही थी वो भी बंद हो गई। कहाँ से इजाफा होगा? हर चीज हम पीछे जाते जा रहे हैं, पीछे जाते जा रहे हैं। आपको पता 8 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर हमने सेव करना था, ये जो कनालों का सिस्टम बंद हुआ। 8 मिलियन एकड़ फीट का मतलब है $8 बिलियन एवरी ईयर। हर चीज हमारे यहाँ पॉलिटिकल हो जाती है। भाई कोई मुल्क के लिए सोचे, कोई इकोनॉमी के लिए सोचे, कोई सब साथ जोड़ के बैठ जाए, कोई 5 साल 10 साल अपना विजन बनाए और उसको अचीव करके ला के दे। हम तो ऐसे है कि अफरा तफरी का आलम है इस वक्त, अफरा तफरी मची हुई है इस वक्त। अब कभी इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा, बिजली कम की, बिजली फिर वापस महंगी हो गई। एफबीआर वैसे डंडा लेके चढ़ी हुई है सबके ऊपर। इन्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर कारोबार करने का। तो हम तो गवर्नमेंट को कह रहे हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो क्या कोई तरीका नहीं है? जैसे अभी हमें बता रहे थे, कह रहे थे जफर मोतीवाला साहब के अभी वक्त है कि एफईआर से अपनी जान छुड़ा ली जाए, उनसे कह दिया जाए कि नहीं भाई अभी हमें कुछ कोई सुख का सांस लेने दो, फिर आपकी शराइत को भी मान लेंगे। कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है? अल्लाह साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दफा इंडस्ट्री को चलने दो, एक दफा इकोनॉमी को चलने दो, इधर बूम आने दो। हम आने से पहले ही धूम पकड़ के पीछे खींच लेते हैं, काम आगे चलता है फिर पीछे आ जाता है, फिर आगे चलता है फिर पीछे आ जाता है। मुझे कोई रीजन आज समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने इन्फ्लेशन कम, इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं किया। आई एम टोटली फेल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा आज क्यों हुआ।